हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं प्रवीण धायल एक बार फिर से हमारे सभी एयरफोर्स एस्पायरेंट का वेलकम करता हूं जो एयरफोर्स 01 2025 के थ्रू अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, एयरमैन बनना चाहते हैं। और एक इंग्लिश जो उनके रास्ते में हर्डल बन जाता है कई बार, खासकर नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, तो जो स्टेट्स यहाँ पे हैं, जो राज्य यहाँ पे हैं, हरियाणा है, राजस्थान है, आपका यूपी है, बिहार है, ये जो एरिया है यहाँ से लोग ज्यादा आर्म फोर्स में जाते हैं, लेकिन इंग्लिश उनके लिए काफी दिक्कत देता है। लेकिन पिछले 3 साल से ऊपर टाइम हो गया है, हमने इंग्लिश को इजी बनाया है। जो स्लोगन हमने लिया था, नारा हमने लिया था कि इंग्लिश इज इजी, उसको हमने प्रूव किया है और आगे प्रूव करते रहेंगे। आपको हर एक कदम तक डिफेंस गुरुजी की पूरी टीम ने, मैंने, प्रतीक सर ने, पूरी टीम ने आपको कदम कदम पे आपका साथ दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया है सभी बैचेज यूट्यूब के ऊपर, कोई भी फीस वहां पे नहीं ली है किसी प्रकार की, और आगे भी ये कारवा चलता रहेगा आप लोगों के सपोर्ट से। तो इंग्लिश के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां पे आपको फोकस करना है एयरफोर्स 01 2025 के अंदर, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। वैसे तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जहां पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है, जो जहां से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, चाहे वो सपोर्टिंग द एरर के हों, चाहे फिलिंग द ब्लैंक के हों, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हों, या आपके वोकैब वाले क्वेश्चन हों, ग्रामर वाले हों, तो जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, स्ट्रेटेजी भी मैं इसमें बताने वाला हूँ थोड़ी बहुत, और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी होने वाली है। तो जो कि यहाँ पे थंबनेल में लिखा ही हुआ है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और इंग्लिश आपको पता है, चाहे ग्रुप एक्स हो चाहे वाई हो, ठीक है, चाहे आपका साइंस वाले सब्जेक्ट हो या अदर देन साइंस हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही में आता है। 20 मार्क्स के काफी अच्छा वेटेज है एयरफोर्स के अंदर। इंग्लिश के बल पे ही बच्चे जो हैं अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। कट ऑफ जो आप देखोगे, अभी एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ गई 22 मार्क्स पे गई थी। अभी लास्ट जो पेपर हुआ था आपका अक्टूबर में, तो 13 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक है, और आपका वाई ग्रुप का है 36 के आसपास आपका गया था। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा, मैंने बताया था, आगे लेके जाएगा। जो क्राउड है, जो भीड़ है नॉर्मल जो आपको दिख रही है, लाखों बच्चे, उनमें से आगे आपको लेके जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत फोकस करना है, अच्छे से काम करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए थोड़ा मोटिवेशन हो जाता है। एयरफोर्स में आप जाने वाले हो तो आपके सामने एक बेहतरीन लाइन यहाँ पे है, दुश्मन को मात देने के लिए आसमान पर भी चढ़ जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता, हम तो मृत्यु पथ पर भी आगे बढ़ जाते हैं। तो दुश्मन को मात देने के लिए आप कहां तक चढ़ जाओगे, आसमान तक पहुंच जाओगे, और फर्क नहीं पड़ेगा। जो मृत्यु पथ है, मृत्यु को भी गले लगा लेते हैं जो हमारे बहादुर सोल्जर हैं, ठीक है, और देश की सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हो, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो मैं आपको ग्रामर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिलेबस भी साथ साथ में है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में दोनों ही चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा सिलेबस भी बता दूंगा, लेकिन जो सिलेबस के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उन पर मैं ज्यादा फोकस कर लूंगा, तो उसका ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हो पैसेज आपका आता है, ठीक है। पैसेज जो आपका आता है, 4 क्वेश्चन आपके आते हैं पैसेज के। तो 4 क्वेश्चन जो पैसेज के आते हैं, वो आपकी रीडिंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी वोकैब कितनी स्ट्रांग है, आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रांग है, आपकी रीडिंग हैबिट्स कितनी स्ट्रांग है, कितना टाइम आप लगाते हो पढ़ने में, ठीक है, कितना आपकी वर्ड पावर आपने स्ट्रांग कर रखी है, रूट वर्ड के थ्रू, लिंकिंग मेथड के थ्रू, या निमोनिक साइंस के थ्रू नोट्स आपने कितने अच्छे बना रखे हैं, रिवीजन कैसा कर रहे हो, सबको डिपेंड करेगा ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ग्रामर प्लस वोकैब प्लस रीडिंग हैबिट से बनता है आपका जो अनसीन पैसेज जो है, 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइटल भी देना पड़ जाता है पैसेज के अंदर, और आपको यहाँ पे किसी भी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम बताना पड़ जाता है पैसेज के अंदर से। तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे पैसेज के ऊपर, ठीक है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, पिछले 3 साल से ऊपर मुझे हो गया है, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते। वैसे तो बहुत लंबा टाइम हो गया, 12 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस हो गया, 12 साल का। लेकिन ऑनलाइन की अगर दुनिया को देखें तो 3.5 साल से हम यहाँ पे हैं, तो उसमें मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो पैसेज को लेकर काफी नर्वस रहते हैं, घबराते रहते हैं, वो उसके ऊपर काम ही नहीं करते, वो उसके ऊपर हार्ड वर्क ही नहीं कर रहे, वो उससे बच रहे हैं, वो उसको अवॉइड कर रहे हैं। अगर आप पैसेज से दूर भाग रहे हो तो पैसेज भी आपसे दूर भाग जाएगा, ये नेचुरल ही चीज है। कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप सब्जेक्ट को अवॉइड कर रहे हो तो सब्जेक्ट भी आपको अवॉइड कर देगा। तो पैसेज के ऊपर टाइम लगाइए, रीडिंग हैबिट्स के ऊपर टाइम लगाइए जितना मैक्सिमम हो सके, ठीक है। तो इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर काम करना है। इसके बाद अगर बात करें
तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक ही काफी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, सिंटेक्स भी इसको हम बोलते हैं। ये जो टॉपिक है जो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड लिखा हुआ है, सिंटेक्स भी हम इसको बोल देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसको बोल देते हैं। ये जो टॉपिक है ये सभी टॉपिक्स का मिक्सचर है। इस टॉपिक के अंदर आप देखते हो जब भी आपको क्लास दी गई है, जब भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां से आप पढ़ रहे हो, चाहे मिशन यूनिफॉर्म बैच हो, प्रतिज्ञा बैच हो, कर्ण बैच हो, या अभी जो हमने अभ्यास बैच लिया था उसमें हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हमने लास्ट में किया है क्योंकि ये सभी टॉपिक्स का मिक्सचर है, कंक्लूजन टाइप में है। आपको नाउन पढ़ लिया है, प्रोनाउन पढ़ लिया है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस आपने सब कुछ पढ़ लिया है। सभी का निचोड़ इसके अंदर आता है। क्वेश्चन टैग हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, क्वेश्चन टैग, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, सिंटेक्स जो है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो है, सभी टॉपिक्स का मिक्सचर है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। यहां से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनता है, एक या दो क्वेश्चन आपका यहां से जरूर बनता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। चलो इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है। देखो भाई जो वर्ब की फॉर्म्स होती है ना वो पूरा बेस है, वो क्या है, पूरा बेस है, ठीक है। हर एक सेंटेंस के अंदर, हर एक टेंस में, हर एक सेंटेंस में आपको वर्ब की फॉर्म जरूर मिलेगी, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो वहां पे वर्ब जरूर मिलेगी। विदाउट वर्ब दुनिया कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। तो वर्ब की फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जो भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हैं वहां से आप वर्ब की फॉर्म को पढ़िए, वर्ब की फॉर्म्स को आप जरूर पढ़िए। आपके पास कोई भी बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, कोई भी हो, चाहे आपके पास स्कूलिंग की कोई बुक हो, जहां से भी आपको वर्ब की फॉर्म्स मिल जाएं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म जो होती हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्ले, जैसे मान लो मैंने गो, वेंट, गोन, गोइंग, गो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, तो उन वर्ब की फॉर्म को जरूर पढ़िए। ऐसी वर्ब की फॉर्म जिनकी सारी फॉर्म सेम रहती हैं, पुट 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 होता है, कट 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 होता है, रीड रेड रेड होता है, उनको भी ज्यादा फोकस कीजिए। कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ब्स है, वहां पे ज्यादा फोकस कीजिए, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स जिसको हम बोल सकते हैं कि एक ही वर्ड कभी वर्ब बन जाता है, कभी नाउन बन जाता है, कभी एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। ये हल्का हल्का स्पेलिंग में डिफरेंस है, बोलने में सेम है। होमोफोन्स की अगर बात करें तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं, तो वहां भी फोकस करेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। देखो भाई ग्रामर के ऊपर होल्ड कमांड करने के लिए आपको बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको वर्ब को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और आपको टेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। टेंस ने हमेशा आपको टेंशन दी है, चाहे वो किसी भी स्टेट का बच्चा हो, पूरी कंट्री के जो बच्चे हैं वो टेंस में हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन जो लोग डिफेंस ग्रुप से जुड़े हुए हैं पिछले 3 साल से ऊपर टाइम से, उन लोगों ने देखा है कि इंग्लिश में टेंस काफी हलवा है, इजी है। इंग्लिश ही पूरी हलवा है अगर सिस्टमेटिक पढ़ा जाए, और इसको हमने हलवा बनाया है आपके लिए, आप लोगों के सपोर्ट से, और हमने भी हार्डवर्क किया है, आपने भी हार्डवर्क साथ साथ किया है, आपका भी सपोर्ट रहा है, तो हमने अच्छे तरीके से काम किया है। तो टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे टेंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक्स से ऊपर कमांड कीजिए, वर्ब को अच्छे से पढ़िए और टेंस को अच्छे से पढ़िए, फिर आप देखोगे आपके लिए जो पूरी ग्रामर जो है वो आपके लिए आसान बन जाएगी। ग्रामर आपके लिए क्या बन जाएगी, इजी बन जाएगी। तो टेंस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ब की बात कर ली मैंने, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ग्रामर की बात कर ली और टेंस, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था वो तो सब टॉपिक का मिक्सचर है, वहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे देखोगे ये ज्यादा नहीं आते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है ये ज्यादा नहीं आते हैं, ज्यादा इनके ऊपर फोकस आपको नहीं करना है, ठीक है। ये कम आते हैं, ठीक है भाई। कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बना दो, कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस बना दो, ये ज्यादा नहीं आते हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस आप नहीं करोगे, हल्का हल्का पढ़ लोगे। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताने का मतलब ये नहीं कि बाकी टॉपिक को आप छोड़ ही दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताने का मतलब ये है कि जो ज्यादा एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है पिछले 3-4 साल से, वहां से हम आपको बता रहे हैं कि कहां पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। पढ़ना इनको भी है लेकिन ज्यादा फोकस नहीं करना है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, देखो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स जो है मैंने एक टेबल लिखवाई है हर एक बैच में, पेनेसिया टेबल, रामबाण टेबल, सफिक्स वाली टेबल मैंने आपको लिखवाई है। वो जो सफिक्स वाली टेबल है आपको बताएगी कि वर्ड नाउन कैसे बनता है, एडजेक्टिव कैसे बनता है, वर्ब कैसे बनता है, एडवर्ब कैसे बनता है, वहां से बनता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। मान लो कोई भी वर्ड आपने ले लिया, सिलेक्शन ऑफ वर्ड आपने ले लिया, सिलेक्शन वर्ड के लास्ट में टी-आई-ओ-एन है तो नाउन बन जाएगा, सिलेक्टिव वर्ड जो है लास्ट में आई-वी है तो एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से एक ही वर्ड जो है वो कभी नाउन कभी कुछ ऐसे बनता रहता है। जैसे कॉन्फिडेंट वर्ड है, एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंस नाउन हो जाएगा, तो एग्जामिनर क्या बोलेगा, कॉन्फिडेंट का नाउन फॉर्म बताइए, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। वो जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है कि नाउन से एडजेक्टिव बनाओ, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाओ, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो ब्यूटीफुली एडवर्ब हो जाएगा, ब्यूटी वहां पे नाउन हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं
स्लो एडजेक्टिव स्लोली एडवर्ब हो जाएगा। ये सब चीजें मैंने आपको पेनेसिया टेबल में हर एक बैच में बता रखी हैं। आप कोई भी बैच उठा के देखोगे, चाहे मिशन यूनिफॉर्म बैच हो, प्रतिज्ञा बैच हो, कर्ण बैच हो, अभ्यास बैच हो, कोई भी बैच हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे बैच हमने आपको दे रखे हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे तो आपको इंग्लिश की सैकड़ों क्लास आपको मिलेंगी। इंग्लिश की मोर देन 500 600 क्लास प्लस 600 प्लस क्लास आपको इंग्लिश की मिल जाएंगी, जहां से आप अपनी ग्रामर और वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और इंग्लिश के अंदर 20 के 20 नंबर आप ले सकते हो। टारगेट आपका 20 ऑफ 20 रहना चाहिए और 20 के 20 नंबर आप बच्चे ले रहे हैं, काफी टाइम से हमारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं, तो आप भी ले सकते हो, आप भी मेहनत कर सकते हो। तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जरूर बनता है यहां से बार बार, ठीक है। एक ही टेबल है पेनेसिया टेबल आपके बेसिक्स के ऊपर, वहां से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। डिटरमाइनर लिखा हुआ है, डिटरमाइनर के अंदर आर्टिकल एडजेक्टिव दोनों आ जाते हैं, तो आर्टिकल या एडजेक्टिव में से क्वेश्चन बन ही जाता है, या तो आर्टिकल क्वेश्चन बन जाता है या एडजेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। तो ये चीज भी आप देख लोगे, या तो आर्टिकल का या एडजेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो डिटरमाइनर्स का आपको पता ही है, 2 पार्ट है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है। आर्टिकल से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, डिटरमाइनर के ऊपर आपको काम करना है। डिटरमाइनर हमेशा नाउन के लिए आता है, इसलिए आर्टिकल भी नाउन के लिए आता है, एडजेक्टिव भी नाउन के लिए आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे, प्रीपोजिशन एक लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है उसका 3 पार्ट यहां पे होते हैं, कंसेप्चुअल प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स। तो एक जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस, वर्ब और बेसिक्स के बाद और सिंटेक्स के बाद, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के बाद, वो है प्रीपोजिशन, जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। लेंदी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। आप क्रैमिंग नहीं कर सकते इस टॉपिक के बारे में, आपको समझना पड़ेगा। आप हिंदी मीनिंग के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा, कंप्रीहेंड करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट इसके अंदर हम पढ़ते हैं हर एक बैच में। कंसेप्चुअल प्रीपोजिशन जहां कंसेप्ट काम करता है, फिक्स प्रीपोजिशन कुछ वर्ड के साथ कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होती हैं, वो हम पढ़ते हैं, और फ्रेजल वर्ब्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जो इडियम फ्रेज आप पढ़ते आ रहे हो वहां भी फ्रेज का नाम होता है, तो फ्रेजल वर्ब जो होते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। 3 काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। एक आपके लिए बीच में मोटिवेशन है, बहानों से ज्यादा आपकी हिम्मत को मजबूत करो, सफलता मिलना तय है। आपको कभी एक्सक्यूज नहीं देने हैं। सभी की लाइफ में एक्सक्यूज रहते हैं, मेरी लाइफ में भी एक्सक्यूज रहे हैं, आपकी लाइफ में भी एक्सक्यूज रहे हैं। आपको एक्सक्यूज को साइड में करके आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा, अपनी हिम्मत को मजबूत करना पड़ेगा। आपको सक्सेस मिलनी तय है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। जिन लोगों ने अभ्यास बैच में हमारे साथ 42 डेज तक जुड़े हुए थे लास्ट टाइम अक्टूबर वाले एग्जाम के लिए, उन लोगों ने भी सक्सेस ली है, उन लोगों ने भी पेपर निकाल के फेज 2 में डिफेंस गुरुजी की टीम के साथ जुड़े हुए थे। तो आप भी मेहनत कर सकते हो, अब टाइम बचा हुआ है, अपना हार्डवर्क कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। नाउन एक जोली टॉपिक है, मतलब जोली का मतलब हर कोई नाउन जरूर पढ़ता है, ठीक है। नाउन एक बेसिक टॉपिक है, नाउन को भी आप जरूर पढ़िए, ठीक है। दिक्कत ये है कि ग्रामर के जो वेटेज है वो आउट ऑफ 10 मार्क्स के आसपास है, 10 नंबर की लगभग ग्रामर रहती है। टॉपिक ज्यादा हैं, टॉपिक 14-15 टॉपिक हैं, लेकिन सब टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ पाता है क्योंकि टॉपिक ज्यादा है और वेटेज जो है 10 मार्क्स का ही है, टॉपिक 15 है मान लो, तो सबसे क्वेश्चन नहीं आ पाता है। तो हो सकता है कि कभी नाउन से आ जाए, कभी प्रोनाउन से आ जाए। पढ़ना जरूर है, नाउन जो है वो भी आपको जरूर पढ़ना है। टॉपिक सारे पढ़ने हैं। प्रोनाउन जो है, प्रो प्लस में नाउन, जो नाउन का आगे आके नाउन के पहले आके नाउन को रिप्लेस कर देता है वो प्रोनाउन होता है। अगर दोनों से कंपेयर करूं मैं नाउन प्रोनाउन को, तो प्रोनाउन से ज्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है, ठीक है। बन सकता है नाउन से भी, ये नहीं कि आप नाउन को स्किप ही कर दोगे, सर ने कहा था, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नाउन भी पढ़ना है, आपको प्रोनाउन भी पढ़ना है। क्वेश्चन जो है प्रोनाउन के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन बन जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो एक अच्छा टॉपिक है वहां से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, जहां से बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उसके ऊपर काम करेंगे। प्रोनाउन के अंदर वैसे तो सारे टाइप इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन जो है वहां से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? डब्ल्यू फैमिली का वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, एज ए कंजक्शन काम करता है। इसके अलावा दैट जो होता है, THAT, दैट जो है वो भी रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, वहां से ज्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव भी अच्छा टॉपिक है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जो है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन जो है, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब जो है, वहां से भी क्वेश्चन बनता रहता है, वहां पे आप फोकस करेंगे। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स, तीनों मैंने ऑर्डर बता दिए, एडजेक्टिव का भी, प्रोनाउन का भी और एडवर्ब का भी। तो वहां से क्वेश्चन देखने को बार बार मिलते रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो एडजेक्टिव जो है वो आपका इस टाइप से आप देखोगे,
एडजेक्टिव के ऊपर आपको काम करना है, तो मैंने बता दिया ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा एडजेक्टिव के अंदर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ध्यान सुनना, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये जो एडजेक्टिव हैं लिटिल और फ्यू वाले, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये काफी डिटेल मैंने हर बैच में समझाया है, आप जाके किसी प्ले लिस्ट में उठा के देखोगे एडजेक्टिव टॉपिक, वहां पे हर चीज आपको मिलेगी, वहां से आप पढ़ सकते हो। तो वहां ज्यादा फोकस करना ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के ऊपर, और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, एडजेक्टिव जो टॉपिक है, सब टॉपिक उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं जहां पे आप ज्यादा काम कर सकते हो। काम पूरे के ऊपर करना है, लेकिन जब वो टॉपिक जो मैंने आपको बता दिया है, लिटिल, लिटिल एडजेक्टिव में बता दिया है, प्रोनाउन में बता दिया, रिलेटिव प्रोनाउन बता दिया, वहां पे ज्यादा फोकस कर देना। ज्यादा फोकस करने का मतलब उसकी प्रैक्टिस ज्यादा कर देना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उन टॉपिक्स के आप प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर लेना, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। थ्योरी एक बार पढ़ लेना, लेकिन प्रैक्टिस बार बार करते रहना। प्रैक्टिस जो है वो सबसे मेन चीज है। आप 10 बार थ्योरी पढ़ लोगे, एक बार प्रैक्टिस की दिक्कत आएगी। आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली, 5 बार प्रैक्टिस कर ली, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप प्रेफरेंस दोगे, प्रेफरेंस उसको देना है। एडवर्ब जो है, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब जो है, उससे क्वेश्चन बनता रहता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एडवर्ब के ऊपर काम कर लेना आप लोग। और जो डिफरेंस होता है वेरी और मच में, क्या डिफरेंस है एडवर्ब के तौर पे, टी डबल ओ, क्या बताया मैंने, टी डबल ओ और वेरी में क्या डिफरेंस है, वेरी और मच में क्या डिफरेंस है, वो ज्यादा पढ़ लेना। ये जो पेयर बनता है टी डबल ओ और टू का, इस टाइप से जो पेयर बनता है, टी डबल ओ और 2 का पेयर बनता है, टी डबल ओ और 4 का पेयर बनता है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है एडवर्ब के अंदर। तो वहां भी आप काम कर लोगे, वहां भी आप देख लोगे, ठीक है। एडवर्ब को अच्छे से पढ़ना। कंजक्शन जो है एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन बार बार बनता है। इसमें तो टाइम बहुत कम लगता है बच्चों को पढ़ने में। 1 घंटा आपने सीरीज कंजक्शन पढ़ लिया तो आप 1 नंबर आराम से ले सकते हो। कंजक्शन जो है वो पेयर्स वाला जो है, कंजक्शन के अंदर क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं। तो पेयर्स को अच्छे से पढ़िए, पेयर्स ऑफ कंजक्शन जो है उनको पढ़िए। हर एक जो बैच मैंने बताया, प्रतिज्ञा बैच, मिशन यूनिफॉर्म बैच, कर्ण बैच, अभ्यास बैच जो हमने 40 डेज लास्ट में लिया था, लास्ट जो पेपर हुआ था आपका एयरफोर्स का, तो उसमें भी करवाया हुआ है। तो पेयर्स ऑफ कंजक्शन पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आराम से कंजक्शन कर पाओगे आप। इसके अलावा मोडाल्स जो है बहुत कम आता है, मोडाल्स जो है बहुत कम आता है, हल्का फुल्का पढ़ लेना है, लेकिन वेटेज कम रहता है इसका, ठीक है। इसके अलावा क्लोजिज जो है वो ज्यादा नहीं आता है। क्लोजिज यहाँ सिलेबस में लिखा हुआ है, ये सिलेबस आपका जो एयरफोर्स है जो सिलेबस है, जो साइट के ऊपर सिलेबस होता है वही सिलेबस है, लेकिन ये ज्यादा नहीं आता है, क्लोजिज ज्यादा नहीं आता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला वो ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। ये मैं बता दिया, कोई ज्यादा फोकस नहीं करना है। नरेशन जो है, अब बात है नरेशन वॉइस की, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। नरेशन और एक्टिव स्पेसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन, एक्टिव स्पेसिव वॉइस यानी वॉइस जिसको आप बोलते हो। अगर आपने वर्ब स्ट्रॉन्ग कर लिया, टेंस स्ट्रॉन्ग कर लिया, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो वॉइस नरेशन अपने आप हो जाता है। और नरेशन से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। नरेशन के अंदर भी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, नरेशन के अंदर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और इंपेरेटिव सेंटेंस का जो वो जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है, इंपेरेटिव जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन होगा, या इंटरोगेटिव, वहां से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है नरेशन के अंदर, तो वहां ज्यादा फोकस करेंगे और नरेशन से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वॉइस लिखा हुआ है, वॉइस से भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, और वॉइस से क्वेश्चन जो है वो इजी भी आ सकता है, काफी देखा जा रहा है। बाकी आप कमांड करना, इंपेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, जैसे शट अप, गेट आउट, हेल्प मी प्लीज, डोंट डू इट, इस टाइप के जो एक्टिव स्पेसिव वॉइस हैं उसके ऊपर काम कर लेंगे। वैसे वॉइस में बहुत सारे टाइप हैं, वॉइस के अंदर बहुत सारे एक्टिव स्पेसिव वॉइस जो आते हैं, वो एक्टिव स्पेसिव जो आपके बहुत से अलग अलग टाइप हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का है, इंटरोगेटिव का है, और भी सिंपल सेंटेंस का है, तो हर नेगेटिव सेंटेंस का है, हर तरीके से है, उसके ऊपर आप काम करेंगे। तो वॉइस से क्वेश्चन जरूर मिलता है, नरेशन से क्वेश्चन जरूर मिलता है, इसके ऊपर आपको काम करना है। तो ये मोटा मोटा आपका ग्रामर का हो गया है। जम्बल्ड सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप पी क्यू आर एस भी बोलते हो, इसको हम अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस भी बोलते हैं। ये जो टॉपिक है और जो पैसेज वाला टॉपिक है, जम्बल्ड सेंटेंस, पी क्यू आर एस, और जो आपका पैसेज वाला टॉपिक जो है, वो डिपेंड करेगा आपकी रीडिंग हैबिट्स कितनी अच्छी हैं, आप प्रैक्टिस कितना अच्छा कर रहे हो, आपकी वोकैब कितनी अच्छी है, ग्रामर कितनी अच्छी है। पूरी ग्रामर और वोकैब का निचोड़ आपको पीक्यूआरएस में और आपको पैसेज के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है, वोकैब स्ट्रांग है, आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी हैं, ज्यादा आप पढ़ाई करते हो, ज्यादा आप चीजों को पढ़ रहे हो, तो पीक्यूआरएस अपने आप हो जाता है। अपने आप होने का मतलब
इजी हो जाता है आपके लिए, और अनसीन पैसेज जो आपका है वो क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसकी भी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, जो रिसोर्स आपके पास है वहां से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसके अलावा बात करें वोकैब की बात करेंगे तो सबसे पहले सिनोनिम आ जाता है। तो सिनोनिम का मतलब है सेम मीनिंग, पर्यायवाची जिसको बोलते हैं। तो सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेज, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर, हर चीज आपको देखने को मिलेगी एयरफोर्स के बैच में, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। अभ्यास बैच में मैंने मोर देन 8000 वर्ड्स करवाए हैं, 40 दिन में भी 8000 प्लस वर्ड्स आपको मैंने करवाए हैं, जो कम नहीं है। इसके अलावा मिशन यूनिफॉर्म बैच, प्रतिज्ञा बैच, किसी भी बैच को उठा के आप देखोगे वहां पे आपको वोकैब की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और आपका जो अभ्यास बैच था वहां से वोकैब को पढ़ सकते हैं जब तक कोई नया बैच स्टार्ट यहाँ पे नहीं होता। कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, डेली आपके नोट्स बनाइए, रिविजन कीजिए, चीजें आसान हैं, कोई सब्जेक्ट वो आसान है, आप कर सकते हो इजीली, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अच्छा अपना जो टारगेट है एयरफोर्स में जाने का, एयरमैन बनने का, वो इजीली आप एयरमैन या एयरवुमेन, लड़कियां भी जा सकती है अब तो लड़का और लड़के हो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स भी फेज 2 के लिए आई हुई थी, आप भी आ सकते हो आगे जब पेपर होगा, फेज 2 जब होगा, ठीक है। तो सिनोनिम जो है सेम मीनिंग बताना होता है। वोकैब को आपको क्रैमिंग नहीं करना, मैंने बार बार बताया है। जब मैंने वोकैब पढ़ानी स्टार्ट की, जब मैंने ऑनलाइन यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया आज से 3 साल 3.5 साल पहले, तो उस टाइम तक बच्चों में दिक्कत ये थी कि वो क्रैमिंग कर रहे थे, वोकैब को रट्टा मार रहे थे। लेकिन हमने चीज़ों को सिस्टमेटिक किया, हमने लिंकिंग मेथड का यूज किया, स्टोरी की फॉर्म में बच्चों को पढ़ाया जो ऑटोमेटिक उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई। और हमने रूट वर्ड का यूज किया, जिससे स्मार्ट वर्क करके हमने कम मेहनत करके हमने मल्टीपल टाइम्स ऑफ वर्ड्स को ऑटोमेटिक मेमोराइज कर लिया, याद कर लिया। तो ये चीजें भी हुई हैं, तो बहुत इजी बना दिया है वोकैब को हमने आपके लिए। तो मिशन यूनिफॉर्म बैच, प्रतिज्ञा बैच, अभ्यास बैच, वहां से आप वोकैब पढ़ सकते हो। हजारों वर्ड्स वहां पे हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, वहां से बाहर कोई वर्ड नहीं आता। एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, एयर नेवी की तैयारी कर रहे हो, कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, आर्मी कलर की तैयारी कर रहे हो, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, FCAT की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, HSC की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां भी वो कैब आती है आप अभ्यास बैच, मिशन यूनिफॉर्म बैच, प्रतिज्ञा बैच, किसी भी बैच से आप वो कैब पढ़ सकते हो। आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपको वही वर्ड्स एग्जाम मिलेंगे जो ऑनलाइन यहाँ पे डिफेंस गुरुजी की प्लेटफॉर्म पे आपको मेरे द्वारा करवाए मिलेंगे, वही आपको मिलेंगे। तो सिनोनिम्स के बाद बात करते हैं एंटोनिम्स की। ऑपोजिट मीनिंग आपको बताना होता है। एंट का मतलब ऑपोजिट होता है, निम का मतलब मीनिंग होता है, ये रूट वर्ड होते हैं। तो आपको वो कैब सिखाई गई है रूट वर्ड से, लिंकिंग मेथड से, प्रीफिक्स से, सफिक्स से, सेंटेंस में यूज करके, ठीक है, स्टोरी बना बना के, काफी फनी वे में भी आपको कैब सिखाई गई है ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे। इंग्लिश बच्चों को बहुत बोरिंग लगती थी पहले, और फोबिया भी था, इंग्लिश का डर भी था, तो फोबिया को हमने दूर कर लिया है, इंग्लिश को इंटरेस्टिंग भी बना दिया है, अब इंग्लिश को हलवा भी बना दिया है। बस आप उस हलवे को बस खाने के लिए तैयार हो जाइए, आप मेहनत कीजिए, चीजें आपके लिए आसान है। इसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड कुछ अलग नहीं है, आप किसी भी वर्ड को पढ़ते हो, उसी वर्ड को अगर आपने एक्सप्लेन करके लिख दिया है एक लाइन में, वही वन वर्ड बन जाता है। तो वन वर्ड कुछ अलग नहीं है। वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिल का मतलब लव है, एंथ्रो का मतलब मैनकाइंड है, आईएसटी का मतलब क्या है, ए पर्सन। तो इस तरीके से आपको बताया गया है, फिलैंथ्रोपिस्ट, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। तो फिल मतलब लव, एंथ्रो मतलब मैनकाइंड, आईएसटी मतलब पर्सन। इस टाइप से आपका बनता रहेगा। तो वन वर्ड ऐसे बनता रहेगा आपका। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे आप कर लोगे। इसके बाद है स्पेलिंग पिटफॉल्स। पिटफॉल्स का मतलब है एरर, स्पेलिंग एरर्स जो है, जब भी कोई वर्ड आपको पढ़ाया गया है, जब भी कोई वर्ड आपको पढ़ाया गया है तो आपको स्पेलिंग एरर भी बताई गई है, उस वर्ड का पूरा पोस्टमार्टम कराया गया है। जब भी कोई वर्ड आपको करवाया है, उस वर्ड का पूरा पोस्टमार्टम हमने किया है, हमने स्पेलिंग एरर भी किया है, हमने उस वर्ड का मीनिंग भी जाना है, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी जाना है। हमने सिर्फ वर्ड का मीनिंग नहीं, उसका पार्ट ऑफ स्पीच की वर्ड नाउन है, वो सामने वाला वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशनल कंजंक्शन, क्या चीज है वो भी हमने जाना है, उसका मीनिंग भी जाना है, उसका वन वर्ड भी जाना है, उसकी स्पेलिंग भी जानी है। स्पेलिंग एरर भी आपको बताया गया है कि स्पेलिंग एरर दो ही जगह से आते हैं, या तो स्पेलिंग एरर आपका आएगा, या तो स्पेलिंग एरर आपका आता है वाउल में गलती मिलती है, ए ई आई ओ जो वाउल्स आपके 5 वाउल्स है वहां पे एरर मिलेगा, या डबल लेटर का सिंगल का डबल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्पेलिंग पिटफॉल्स, स्पेलिंग एरर जो है वो भी आपके आते रहते हैं, तो वहां भी आपको काम करना है, ठीक है, तो वहां भी आपको फोकस करना है। इसके अलावा है आपका इडियम्स एंड फ्रेज। सिंपल इडियम फ्रेज लिखा हुआ है देखो सिंपल का मतलब क्या है कि
जो चीज आपने पढ़ ली वो आपके लिए सिंपल हो जाएगी। जहां पे आपने फोकस कर लिया, जहां पे आपने हार्डवर्क कर लिया, जहां पे आपने टाइम लगा दिया, अपना प्रीशियस टाइम, अपना कीमती टाइम, वो चीज आपके लिए सिंपल हो जाएगी। तो ये सिंपल इडियम फ्रेज ये नहीं कि सिंपल ही आते हैं, आपने जो चीज नहीं पढ़ी है वो आपके लिए टफ है और एक बच्चे ने पढ़ लिया उसके लिए सिंपल हो जाएगी। तो इडियम फ्रेज भी आपका आता है। इडियम फ्रेज को भी मैंने आपको ओरिजिन बताया है कि इडियम फ्रेज बने कैसे हैं। इडियम फ्रेज को भी क्रैमिंग नहीं किया है, हमने समझा है कि कोई इडियम फ्रेज बना कैसे है, उसका ओरिजिन कहां से है। इडियम फ्रेज के अंदर भी वोकैब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी वोकैब स्ट्रांग है तो इडियम फ्रेज में आपको हेल्प मिलेगी आंसर टिक सही आंसर टिक करने में। तो सबसे मेन आपकी पूरी ग्रामर वोकैब के लिए, पूरे आपके इंग्लिश के लिए, एयरफोर्स के लिए वोकैब है। आप वोकैब पे ज़्यादा फोकस कीजिए तो आपको ग्रामर में हेल्प मिलेगी, पैसेज में भी हेल्प मिलेगी, और वोकैब के बाद फिर आप ग्रामर पे फोकस कीजिए, दोनों पे फोकस कीजिए, लेकिन वोकैब के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि वोकैब से बच्चों को डर लगता है। तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। कोई वर्ड आप जब पढ़ें तो उसको अच्छे से पढ़ें, उसकी स्पेलिंग भी जानिए, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी जानिए, उस वर्ड में क्या प्रीफिक्स है, क्या सफिक्स है वो भी जानिए, उस वर्ड में क्या रूट वर्ड वो भी जानिए। कोई भी चीज नहीं है तो आप लिंकिंग मेथड का यूज कीजिए, स्टोरी की फॉर्म में वर्ड को याद रखिए, ठीक है। कुछ लिंक बनाइए जो आपकी नॉर्मल लाइफ से अटैच हो रहे हैं ताकि वर्ड आपको ऑटोमेटिक याद आ जाए, आपको क्रैमिंग ना करना पड़े, चीजें आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाए, फनी वे में बन जाए, आपको ज्यादा बोरिंग चीज ना लगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप पहले लास्ट में लिखा हो वर्ड ऑफन कंफ्यूज, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। लास्ट में एक मोटिवेशनल चीज आपके लिए फिर से है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ये बिल्कुल सही बात है। आपने अगर सोच लिया कि मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, मैं हार्डवर्क कर सकता हूं, और आपने सिस्टमेटिक वे में काम करना स्टार्ट कर भी दिया, जो प्लेलिस्ट मैंने बताई है, मिशन यूनिफॉर्म बैच, प्रतिज्ञा बैच, अभ्यास बैच, ये प्लेलिस्ट के नाम है, यहां से आपने नोट्स बना के पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो चीजें आपके लिए आसान भी हो जाएंगी। आपने हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दिया, आपने मान लिया तो क्या होगा, हार होगी। भाई कई बार लगता है नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, लाखों बच्चे हैं, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सबके मन में ऐसी नेगेटिविटी आती है, हर एक बच्चे के मन में नेगेटिविटी आती है, डिमोटिवेशन आता है, डिप्रेशन में रहता है हर बार, मतलब हर बच्चा कभी न कभी जरूर रहता है, लेकिन जो लगा रहता है लगातार, साथ साथ पॉजिटिव भी रहता है। सेल्फ मोटिवेटेड आपको रहना पड़ेगा। ये नहीं कि डेली आपको कोई मोटिवेट करना आएगा या मोटिवेशनल वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। आपने जो टारगेट लिया है उसके ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा। आपको अपने माँ बाप की आंखों में देख के मोटिवेशन लेना पड़ेगा। ये नहीं कि डेली सर आप मोटिवेट करो, ये करो, वो करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सेल्फ मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है हमेशा, ठीक है। चीजें हमेशा अंदर से आनी चाहिए कि मुझे एयरफोर्स में जाना है तो उसके लिए लगातार काम करना पड़ेगा। आपको कई बार बोरिंग भी लगेगा फिर भी पढ़ना पड़ेगा, आपका मन नहीं करेगा, बॉडी पेन करेगी तो भी पढ़ना पड़ेगा, आपको नींद आ रही है उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको लगातार काम करना पड़ेगा। अपने ड्रीम के लिए, अपनी फैमिली के ड्रीम के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के ड्रीम के लिए भी काम करना पड़ेगा, जो आप आज देख नहीं पा रहे हो, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट आने वाली जनरेशन ही है। आप एक अच्छे ट्रैक पे जाओगे तो आपकी आने वाली जनरेशन और अच्छे ट्रैक पे जाएगी, और आप अच्छे ट्रैक पे नहीं हो तो उनको अगर दिक्कत आएगी। तो उसके लिए भी काम करना अभी से स्टार्ट करना है, अर्ली प्लानिंग करनी है, तो इस चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मिलेंगे जब भी बैच आपका स्टार्ट होगा, लेकिन प्लेलिस्ट मैंने बता दी है, काम मैंने आपको बता दिया, होमवर्क मैंने बता दिया है। जब तक कोई नया बैच स्टार्ट ना हो तो आप जो आने वाला पेपर जो है एयरफोर्स 01 2025 उसके लिए आप मेहनत कीजिए। जो प्लेलिस्ट बताई है वहां से ग्रामर वोकैब पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, और जो भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट आपके पास अवेलेबल है, वहां से पढ़िए। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, वहां पे बहुत सारी प्रैक्टिस करवा रखी है, फिर भी आपके पास उससे अलावा कुछ है तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहिए। सॉरी। तो मिलेंगे क्लासेज के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।